नमस्कार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण बचाव का जरिया है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की डोज समाप्ति की कगार पर है। अब टीकाकरण राज्य सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार पहले सलाह दे चुकी है कि राज्य विदेशों से अपने लिए वैक्सीन खरीद लें। राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, इनकी मियाद भी बढ़ाई, नियम भी बदले, बावजूद इसके राज्यों को सफलता नहीं मिली है। अब कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। बाहर से वैक्सीन मंगाने वाले केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पहले से आलोचना कर रहे केजरीवाल ने अब बताया है कि बाहर की कंपनियां उन्हें सीधे वैक्सीन देने को तैयार नहीं हैं। जबकि नौबत यह है कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दी। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया, तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये शिकायत केवल दिल्ली की नहीं, पंजाब सरकार का भी यही कहना है कि उसने मॉडर्ना से बात की तो उसने कहा केंद्र सरकार से बात करेंगे। देश में यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु जैसे 7 राज्य 14.5 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं या निकालने की बात कह चुके हैं। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों ने बताया कि उनको विदेशी कंपनियां ना कह रही हैं, जबकि बाकी राज्यों को भी कोई सकारात्मक संकेत मिलने की कोई खबर नहीं है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्य ग्लोबल टेंडर या वैक्सीन इंपोर्ट की बात को नकार चुके हैं। आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। अब रास्ता केंद्र सरकार को ही निकालना होगा। अगर बाहर से वैक्सीन चाहिए तो पहले केंद्र सरकार को उन्हें मंजूरी देनी होगी और उसके बाद खरीद की बात करनी होगी। राज्यों को वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो वैक्सीन खरीदने का फॉर्मूला बताया है उस पर राज्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि वैक्सीन खरीद सीधा राज्य कंपनियों से करेंगे, लेकिन वैक्सीन किसको कितनी मिलेगी, आवंटन कैसे होगा और कितनी सप्लाई होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो राज्य यही सवाल उठा रहे हैं कि या तो पूरा सिस्टम ही केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले या फिर पूरा सिस्टम राज्य सरकारों को दे दिया जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब कोरोना के डर का असर। उत्तर प्रदेश के शमशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां लेने उनके अपने नहीं आए। वे अभी विसर्जन का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के खौफ से बहुतों को अपनों का कंधा भी नहीं मिला। स्वयं सेवी लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तमाम लोग शमशानों में तो आए, लेकिन चिता जलते ही घर चले गए और फूल चुनने नहीं लौटे। कमाल खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं। बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवकार संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग,
और उसके बाद भाग जा रहे हैं आधे लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद गोरखपुर कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में प्रवाहवान नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते। वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था। आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की इस दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों के दौरान 10 साल से कम के लगभग 40,000 बच्चे संक्रमित हुए, जबकि इसी दौरान 10 से 19 साल के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के आसपास है। निहाल किदवाई की रिपोर्ट। इस साल 29 मार्च से 18 मई यानी तकरीबन 52 दिनों में लगभग 1,40,000 बच्चे राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए। 9 साल तक के 40,000 और 10 से 19 साल के 1 लाख के आसपास। आखिर क्यों? This virus will eventually find a new host. We saw how elderly were. वयस्क और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में कोविड का वेरिएंट नए होस्ट को तलाश रहा है और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। I think kids will get affected because of this. So इस वेव में केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। जैसे केसेस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो आंकड़े ऑलमोस्ट वही हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे आप 2%, 3% जो भी था वो इन्फेक्शन का, एडमिशन का, वो उतना ही है क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। अभी 2% 100 में 2, 1000 में 20, 10,000 में 200, उस हिसाब से आप अब देखेंगे हजारों के। हालांकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से तकरीबन 1% को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, यानी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते। लेकिन बच्चों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई। हम काफी तेजी से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई कमी न रहे। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीसरे दौर में सबसे ज्यादा संक्रमित छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरे दौर की शुरुआत से पहले ही कर्नाटक में बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और ताउते के बाद अब एक और तूफान भारतीय तटों से टकराने वाला है। यास नाम का ये तूफान इस बार बंगाल और उड़ीसा की तरफ आ रहा है। 26 मई को ये तूफान भारतीय किनारों से गुजरेगा। इस तूफान से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास तेजी से ओडिशा और बंगाल की ओर बढ़ रहा है। 26 मई की सुबह ओडिशा के पारादीप और सागर के बीच बालासोर में ये चक्रवात तूफानी हवाओं और भारी बारिश के साथ समुद्र तट को पार करेगा। खतरे की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। इस दौरान मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो चक्रवाती तूफान की रफ्तार है वो 185 किलोमीटर तक रह सकती है और इस दौरान समुद्र की लहरें 2 से 4 मीटर ऊंची रहने की आशंका है। 26 मई को एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम के हिसाब से पारादीप और सागर आइलैंड के बीच में बालासोर के आसपास तट को पार करेगा।
ये जो विंड्स है, इस विंड्स का लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जैसे थेचर हाउस, टीन हाउस, एस्बेस्टस हाउस का नुकसान हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स अपरूटिंग हो सकता है। प्रभावित होने वाले सभी तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। चक्रवात यास की वजह से तटीय इलाकों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में लंगर डाले जहाजों, गहरे समुद्र से गुजर रहे जहाजों के लिए पहले ही अलग अलग चेतावनी जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात का जायजा लेकर जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वहां 35 टीमें मांगी गई थी, 3500 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। बाकी कुछ टीमें झारखंड में तैनात होने की गुंजाइश है और बाकी टीमों को कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। इस तरह अभी के समय 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। हाल ही में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान बॉम्बे हाई में एक बाज के डूबने की घटना के मद्देनजर इस बार बंदरगाहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों में आगे जानेंगे, ट्विटर के दफ्तर क्यों पहुंची है दिल्ली पुलिस और क्या भारत में बनी रहेंगी सोशल मीडिया की कई कंपनियां। आज दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंचकर छानबीन कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस का एक टूल किट दिखाते हुए आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस ट्वीट पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड ट्वीट का टैग लगा दिया। इसके बाद सरकार ने इसे नोटिस दिया। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। वैसे 2 दिन बाद 26 मई से भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून लागू हो रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में 2 दिन बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी। 25 फरवरी को भारत सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इनमें अपने अधिकारियों की जानकारी देना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उन्हें हटाने जैसे नियम शामिल हैं। अब तक कू नाम की कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी ने अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। सोशल मीडिया से जुड़े नए नियम 26 मई से लागू होने जा रहे हैं। नियम ना मानने पर इनकी इंटरमीडियरी छिन सकती है। भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। और इस बीच व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि उसने भारत सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया है। उसने आश्वस्त किया है कि उपयोगकर्ताओं की निजता कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौजूदा अपडेट लोगों के अपने संदेशों की प्राइवेसी नहीं बदलते हैं। इसका मकसद बस लोगों को कारोबार के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना मुहैया कराना है। हम आने वाले हफ्तों में व्हाट्सएप का उपयोग सीमित नहीं करेंगे। और अब बात किसानों की। हरियाणा के हिसार में आज पूरे दिन किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आखिरकार किसानों की मांग मान ली। 16 मई को हुई हिंसक झड़प को लेकर किसानों पर दर्ज जो केस थे प्रशासन ने वापस ले लिए। साथ ही उन गाड़ियों पर हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके अलावा आज प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से मरने वाले किसान के परिवार को नौकरी भी देने की सरकार ने बात मानी है। 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके चलते पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। इस झड़प में कई किसान और कम से कम 20 पुलिस वाले घायल हुए थे। इस घटना को लेकर करीब 350 किसानों के खिलाफ 11 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। ये यहाँ के किसानों की जीत है, जो यहाँ के जींद, हरियाणा, पंजाब से कुछ लोग आए, हिसार से लोग आए, तो इन सब की जीत है ये।
पूर्ण रूप से। और प्रशासन ने बातचीत करी, सारे अधिकारी यहाँ पे थे, तो एक बातचीत का माहौल ठीक बना और उसमें एक ठीक तरीके से बातचीत हुई। जो केसेस है मेनली वो खत्म होंगे, ये उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है। और जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसके एक परिवार को नौकरी मिलेगी। देश भर में जहां कोरोना के मामलों में कमी लाने की कोशिशें हो रही हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है, शादी समारोह को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इस सब के बीच तमिलनाडु में मदुरई के एक जोड़े ने शादी करने का एक अनोखा रास्ता निकाला। इस जोड़े ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक करके आसमान में विमान के अंदर शादी कर ली। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हुई। इसका वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए, वहीं फ्लाइट क्रू को सस्पेंड कर दिया गया है। और स्पाइस जेट ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा है कि 23 मई 2021 को मदुरई के एक ट्रैवल एजेंट ने एक शादी के बाद यात्रियों के एक ग्रुप के सैर सपाटे के लिए स्पाइस जेट बोइंग 737 को किराए पर लिया था। और फ्लाइंग को कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी इन क्लाइंट्स को दे दी गई थी और विमान में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं दी गई थी। ट्रैवल एजेंट और मेहमान यात्रियों को लिखित और मौखिक तौर पर कोविड से जुड़ी सामाजिक दूरी और सुरक्षा के दिशा निर्देशों की जानकारी दे दी थी। विमान के चालक दल ने भी कई बार इस बारे में आगाह किया। इसके बावजूद यात्रियों ने कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए एयरलाइन नियमों के तहत उचित कार्रवाई कर रही है।